Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students, welcome to lecture number 2 of chapter number 15 of NBF Biology second year. And today, we are going to discuss the mechanism of homeostasis. So, let's begin the lecture. तो मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इस सिलसिले में आप एक्सप्लेन करेंगे कि द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ द होम्योस्टेसिस। मैकेनिज्म या इसको आप प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस भी कह सकते हैं। तो दिस मैकेनिज्म और दिस प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। Whatever is the principle of control system exactly same is the principle of the homeostasis. यानी जो हमारे कंट्रोल सिस्टम का प्रिंसिपल होगा, वर्किंग प्रिंसिपल, यानी जिस असूल के तहत हमारा कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है, बिल्कुल उसी असूल के तहत होम्योस्टेसिस वर्क करता है। कंट्रोल सिस्टम किसको कह रहे हैं हम? कंट्रोल सिस्टम से मुराद है हमारी जैसे बॉडी का कोई रेगुलेटरी सिस्टम सच एज नर्वस सिस्टम। ये बॉडी का एक रेगुलेटरी सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम। या फिर एंडोक्राइन सिस्टम जहां से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम ये भी बॉडी का एक रेगुलेटरी सिस्टम है। इससे भी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। सो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। यानी होम्योस्टेसिस एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है जैसे नर्वस सिस्टम काम करता है या जैसे एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। और ये किस तरह से काम करते हैं? एक्चुअली ये काम करते हैं बाय मीन्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स। By using 3 components, nervous system, the endocrine system work in the body. And what are those 3 components? Number 1 of them is receptor, also known as sensor. There is a receptor or sensor in our body that receive stimuli. What are receptors? The components that receive stimuli. और stimuli क्या होते हैं? Stimuli are the changes in the environment, whether these changes occurs in the external environment or in the internal environment. दोनों तरह की changes को, चाहे वो बाहर के environment में हो या अंदर के environment में हो, दोनों तरह की changes को stimuli कहा जाता है। और हमारी body के वो components जो इन stimuli को detect करते हैं, इनको sense करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? receptor या sensor। उसके बाद दूसरा component यहाँ पे involve होता है known as control center. Now what is control center? Control center is that portion of our body, is that part of the regulatory system which interprets or analyzes the information. The part of the body that interprets or analyzes the received information. जो इंफॉर्मेशन इसको रिसीव होगी, रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टिमुलस रिसीव होगी बॉडी के अंदर, दैट इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली इंटरप्रेट्स। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? तज्जिया करना, एनालाइज करने का भी यही मतलब है। यानी उसको परखना कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये किस चीज के मुतालिक है, और अब जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे कंपनसेट किया जाए। सो ये जो सारा परखना होता है ना, उस इंफॉर्मेशन को, मालूमात को जो परखना है, ये कहां पर मुमकिन होगा? ये हमारे कंट्रोल सेंटर के अंदर।
So control center is the part of regulatory system that interprets or analyzes the received information. And then the third component which participates in this process is the effectors. Effectors या इनको ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है. ट्रांसड्यूसर्स. सो ये इफेक्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स आर एक्चुअली द रिस्पॉन्स सेंटर्स. बॉडी का वो कंपोनेंट जहां से रिस्पॉन्स अराइज होगा. रिस्पॉन्स सेंटर्स जहां से रिस्पॉन्स ओरिजिनेट होगा. द बॉडी पार्ट दैट गिव राइज रिस्पॉन्स. द बॉडी पार्ट that give rise response. रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स असल में रिएक्शन को कहते हैं. यानी बॉडी को जो स्टिमुलस मिला है ना, तो बॉडी उसको जो रिएक्ट कर रही है आगे से, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. और रिस्पॉन्स बॉडी के जिस हिस्से से अराइज होगा उस हिस्से को क्या कहा जाएगा? ट्रांसड्यूसर या इफेक्टर. तो याद रखो कि किसी भी रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर, कंट्रोल सिस्टम के अंदर, जैसा कि नर्वस सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें ये तीन कंपोनेंट्स वर्क कर रहे होते हैं. और बिल्कुल इसी तरह से होम्योस्टेसिस के अंदर भी ये तीन कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं. होम्योस्टेसिस का प्रिंसिपल मैंने बताया कि इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. होम्योस्टेसिस में ये तीनों कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं? देखो, ये तीनों कंपोनेंट्स आप इस वक्त देख रहे हैं यहां पर. ये आपको जो हॉरिजॉन्टल बार शो किए, ये इस वक्त हमारी बॉडी का एक वेरिएबल है, दैट इज बॉडी टेम्परेचर. ये कौन सा वेरिएबल यहां पे शो किया हुआ है? बॉडी टेम्परेचर. और इस वक्त ये जो बॉडी टेम्परेचर है, ये बॉडी टेम्परेचर इस वक्त नॉर्मल स्टेट में. ठीक है, सपोज करो कि ये बॉडी टेम्परेचर है इस वक्त, तो ये नॉर्मल स्टेट में. बॉडी टेम्परेचर के अलावा कोई और भी ये वेरिएबल हो सकता है. सो आप सपोज कर लें कि ये बॉडी टेम्परेचर है, तो इस वक्त ये वेरिएबल के तौर पर यहां एक्ट कर रहा है. और इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल बार आपको नजर आ रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि बिल्कुल इस वक्त बैलेंस मेंटेन्ड है. यानी इस वक्त ये होम्योस्टेसिस के अंदर है. ये वेरिएबल इस वक्त होम्योस्टेसिस के अंदर है. लेकिन अब आप देखो कि ये जैसे ही आपको ये बार थोड़ी सी यूं टर्न होती हुई नजर आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर लेवल किया है इम्बैलेंस. यानी अब होम्योस्टेसिस बिगड़ गया है, इम्बैलेंस हो गया है. सपोज करो अगर ये बॉडी टेम्परेचर ये वेरिएबल था, तो यहां पे बॉडी टेम्परेचर को राइज होता हुआ दिखाया जा रहा है, और ये इस एरो के साथ बॉडी टेम्परेचर को लो होता हुआ दिखाया जा रहा है. हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ये हमारी बॉडी टेम्परेचर का सेट पॉइंट है. और इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर राइज करना शुरू कर दे, तो तब भी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी. और अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो तब भी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी. तो जब भी इस तरह से कोई स्टिमुलस अपीयर होगा, यानी बॉडी टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस. और वो चेंज ऑब्वियसली किसी आउटर इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से आएगा. ऐसा तो नहीं है कि बाहर गर्मी हो रही हो और आपको ठंड लग रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है. तो ठंड उसी वक्त लगेगी जब बाहर ठंड हो रही होगी. और इसी तरह से जब बाहर गर्मी पड़ रही होगी तो आपको भी गर्मी लगेगी, आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज करने की कोशिश करेगा. तो अब आप देखिए कि यहां पर अगर ये बॉडी टेम्परेचर राइज कर रहा है, यानी इस वेरिएबल के अंदर यूं चेंज आ रहा है किसी एक डायरेक्शन के अंदर, तो इस चेंज को कोई एप्रोप्रिएट रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा. रिसेप्टर या सेंसर उसको ये डिटेक्ट करेगा. यहां पर देखो, ये सबसे पहले स्टेप में स्टिमुलस प्रोड्यूसेस चेंज इन द वेरिएबल. स्टिमुलस ने वेरिएबल के अंदर चेंज प्रोड्यूस किया, एंड द चेंज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर. दूसरा स्टेप, चेंज को रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, ये बीच में रिसेप्टर आ गया. रिसेप्टर जब चेंज को डिटेक्ट कर लेता है, तो ये रिसेप्टर
इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है टू द कंट्रोल सेंटर। ये आप देख रहे हैं तीसरा स्टेप, इनपुट इंफॉर्मेशन सेंट अलोंग अफरेंट पाथवे। ये याद रखो कि जो अफरेंट पाथवे होता है, अफरेंट पाथवे का क्या मतलब होता है? अफरेंट पाथवे का मतलब है इनकमिंग पाथवे। चूंकि हम ये कंट्रोल सेंटर के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, इस कंट्रोल सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, यहां पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन जो कि कंट्रोल सेंटर के अंदर आ रही है इनकमिंग इंफॉर्मेशन है। इस वजह से ये पाथवे जो इस इंफॉर्मेशन को लाएगा, उस पाथवे को क्या कहा जाएगा? अफरेंट। और जो इससे बाहर निकलने वाला पाथवे होगा उसे कहा जाएगा इफरेंट। ये देख रहे हो आप, इफरेंट पाथवे। तो इफरेंट पाथवे आउट गोइंग पाथवे को कहते हैं। इफरेंट पाथवे का मतलब है आउट गोइंग पाथवे, यानी बाहर जाने वाला पाथवे। और अफरेंट पाथवे का मतलब होता है इनकमिंग पाथवे, इनकमिंग पाथवे। याद रखो हम ये कंट्रोल सेंटर के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं कि कंट्रोल सेंटर में अगर यहां पर खड़े हों तो यहां इंफॉर्मेशन आ रही है, ये अफरेंट पाथवे, और यहां से निकल रही है तो इफरेंट पाथवे। हम ये इस वक्त रिसेप्टर के हवाले से बात नहीं कर रहे। अगर रिसेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पाथवे तो इफरेंट होना चाहिए, क्योंकि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन निकल के जा रही है। लेकिन ये जो हमने टर्म्स यूज किए हैं अफरेंट और इफरेंट, ये विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल सेंटर इन टर्म्स को यूज किया है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे होंगे, समझ रहे जी। तो अब आप देखो कि रिसेप्टर ने जो चेंज डिटेक्ट किया था, दैट चेंज, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनपुट इंफॉर्मेशन, and that input information is sent to the control center via afferent pathway. Or control center after receiving information what will do? कंट्रोल सेंटर का क्या रोल बताया आपको? कंट्रोल सेंटर क्या करता होता है? सोचो, कंट्रोल सेंटर का क्या रोल होता है? अभी बताया मैंने, इंटरप्रेट्स और एनालाइजेस द इंफॉर्मेशन। जो चेंज यहां पे डिटेक्ट हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन अब यहां पर पहुंची है। नाउ कंट्रोल सेंटर विल एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट्स दैट इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली बॉडी में चेंज आया क्या, किस किस्म का है, और उस चेंज को कंपनसेट करने के लिए क्या करना चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस अकर्स इन दिस कंट्रोल सेंटर, एंड आफ्टर दिस एनालिसिस द इंफॉर्मेशन इज अगेन sent to the effector. Now this information which is going towards the effector is known as output information. पहले जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को मिल रही थी उसे क्या नाम दिया था हमने? उसे कहा था इनपुट इंफॉर्मेशन। एंड नाउ द इंफॉर्मेशन विच इज लीविंग द कंट्रोल सेंटर इज कॉल्ड आउटपुट इंफॉर्मेशन। इनपुट और आउटपुट इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? आप कहेंगे कि जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को मिल रही होती है वो इनपुट इंफॉर्मेशन है, और जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर आगे सेंड कर रहा होता है वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? आउटपुट इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो रही है? तो अब आप देखिए कि ये आउटपुट इंफॉर्मेशन एक इफरेंट पाथवे के जरिए इफेक्टर तक पहुंचता है। इफेक्टर जिसको हमने ट्रांसड्यूसर भी कहा था, इफेक्टर विच इज अ रिस्पॉन्स सेंटर। इफेक्टर रिस्पॉन्सेज, द रिस्पॉन्सेज ऑफ इफेक्टर्स फीड्स बैक टू द इन्फ्लुएंस magnitude of stimulus and the returns variable to the homeostasis. यानी ये क्या करता है? ये फीडबैक्स करता है, फीडबैक करता है। यानी फीडबैक का मतलब है कि ये दोबारा से वो जो वेरिएबल था उसको नॉर्मल लेकर आ जाता है, नॉर्मल कर देता है। देखो फीडबैक इसको इस वजह से कह रहे हैं फीडबैक, फीडबैक कि यहां पर बॉडी के दो कंपोनेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, कि बॉडी का एक कंपोनेंट है दैट इज बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी का दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोल सेंटर। तो टेम्परेचर का जो राइज हुआ था उसने कंट्रोल सेंटर को स्टिमुलेट कर दिया, कंट्रोल सेंटर इन्फॉर्म हो गया, तो कंट्रोल सेंटर ने दोबारा इस बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया। यहां पर इस तरह का रिस्पॉन्स राइज होगा कि उस रिस्पॉन्स से बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से बॉडी ने, एक पार्ट ने बॉडी के दूसरे पार्ट को कंपनसेट कर दिया। अगर देखो कंपनसेशन जो होती है ना, कंपनसेशन का मतलब है समझौता, मतलब अंदर ही एक दूसरे के साथ लेन देन करना।
अगर ये अंदर ही काम हो तो इसे फीडबैक कहा जाएगा, फीडबैक। अगर आउटर कोई चीज जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व हो कंट्रोल में, तो वो फीडबैक नहीं होगा, ठीक है, वो तो एक एक्सटर्नल कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी सिस्टम के अंदर ही जब कोई चेंज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो चेंज दोबारा से कंपनसेट हो जाए, सिस्टम के अंदर ही इस तरह मैकेनिज्म बना हुआ हो कि अगर चेंज आएगा तो सिस्टम का ही दूसरा कोई पार्ट उसको दोबारा रिवर्स कर देगा। जैसा कि देखो ये वेरिएबल भी हमारी सिस्टम का पार्ट था, कंट्रोल सेंटर भी हमारे ही सिस्टम का पार्ट है, तो इस वजह से ये एक फीडबैक कहलाएगा, फीडबैक। समझ आ रही बात? मिसाल के तौर पर इसको आप यूं समझ लें, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं और मैं टीचर, बीइंग ए टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको पढ़ाता हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मैंने आपको कैसा पढ़ाया है। तो आप मुझे कहते हैं कि सर थोड़ा सा ना हमें बात समझ में नहीं आ रही, आप जो चीज बता रहे हैं। तो आपने मुझे जब ये इंफॉर्मेशन दी ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को लेके दोबारा अपने आप को और ज्यादा स्टेबल कर लूंगा, यानी और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आपकी वो जो इंफॉर्मेशन है ना वो एक फीडबैक है मेरे लिए, यानी हम दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं, हम दोनों एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर मौजूद हैं। आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कहते हैं कि सर आप और अच्छा पढ़ाएं, तो मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा। आप कहते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो मैं थोड़ा सा नीचे आना शुरू कर दूंगा कि भाई मैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। लेकिन आप कहते हैं सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो देखो आपने ये जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है ये क्या है मेरे लिए, ये एक फीडबैक है। तो फीडबैक क्या होता है बेटे? फीडबैक दरअसल ये एक ही सिस्टम के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो जब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे की कारकर्दगी के ऊपर वो असर अंदाज होते हैं, तो वो असल में फीडबैक कहलाता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ तो कंट्रोल सेंटर ने उसे कहा कि चलो भाई दोबारा नॉर्मल हो जाओ। अगर बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाता तो फिर दोबारा कंट्रोल सेंटर स्टिमुलेट होता और वो कहता चलो भाई वापस ऊपर आओ। यानी इस तरह से देखो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे असर अंदाज हो रहे हैं ना, तो ये क्या यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है? फीडबैक। इज दैट क्लियर? फीडबैक का समझ में आया आपको क्या होता है फीडबैक? अच्छा, तो इस तरह से ये रिस्पॉन्सेस ऑफ द इफेक्टर फीड्स बैक टू इन्फ्लुएंस मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसकी मिकदार, वो जो स्टिमुलस था ना उसकी इंटेंसिटी, उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस करेगा। ये जो रिस्पॉन्स है इसका वो इन्फ्लुएंस करेगा उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर, स्टिमुलस की मैग्नीट्यूड पर, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो मैग्नीट्यूड उसकी कम होगी स्टिमुलस की, और वेरिएबल हमारा दोबारा नॉर्मल स्टेट पर रिटर्न कर जाएगा, होम्योस्टेसिस पे आ जाएगा। जैसे आपको ये इधर ये मैकेनिज्म बताया, बिल्कुल इसी तरह से ये मैकेनिज्म नीचे की तरफ भी होगा। यानी अगर बॉडी ये जैसे अगर ये वेरिएबल दूसरी डायरेक्शन में चेंज शो करता है, यानी इधर भी तो बॉडी इम्बैलेंस हो रही है ना, अगर इस डायरेक्शन में अगर ये चेंज अपीयर होता है तो यहां पर भी आपको देखे नजर आ रहा है कि बॉडी इम्बैलेंस हो रही है, तो तब भी यही मैकेनिज्म ऑपरेट होगा। यानी इस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए भी इस जगह पे कोई ना कोई रिसेप्टर मौजूद होगा, और वो रिसेप्टर अगेन इसी ने कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म करेगा, और कंट्रोल सेंटर अगेन किसी फैक्टर के जरिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट करके बॉडी को दोबारा से बैलेंस कर देगा। ठीक है बच्चों, आपको ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस समझ में आया कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस। अच्छा जी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से। अच्छा, यहां पर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ पे ये मैकेनिज्म को थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरह से कवर करने के लिए ना यहाँ पे हम एक एग्जांपल ऐड करना चाहेंगे। अभी मैकेनिज्म की जान नहीं छोड़नी हमने जब तक ये सही तरह समझ में ना आ जाए। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म की एग्जाम्पल कोट की जा रही है इन ह्यूमन बॉडी, इन अ लिविंग बॉडी। मैंने जैसे अभी आपको मिसाल दी थी कि हमारी बॉडी का ये जो बैलेंस है ना, ये बॉडी टेम्परेचर के हवाले से हमने बात की कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो इस तरह बॉडी बैलेंस में है। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाएगा
तो बॉडी विल बिकम इम्बैलेंस। ठीक है, ये इस वक्त आपको बॉडी टेम्परेचर की एग्जांपल दी जा रही है। बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर कितना है नॉर्मल? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा सेट पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर का। तो ऐसी सूरत में बॉडी नॉर्मल है। होम्योस्टेसिस की ये टाइप जिसमें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, इस टाइप को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। इसे क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेशन। तो एक्चुअली वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ थर्मोरेगुलेशन। What is thermoregulation? This is the type of homeostasis in which body temperature is maintained. Now what happens? This change is detected by a particular receptor, और इस केस में जो रिसेप्टर इन्वॉल्व होगा ना उसे कहा जाएगा वार्म रिसेप्टर, क्योंकि ये वार्म सेंसेशन है ना, ये बॉडी टेम्परेचर 37 से ऊपर जा रहा है। So this change is detected by a particular receptor. वहां से ये इंफॉर्मेशन किसी अफरेंट पाथवे के जरिए आएगी हमारे टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर के पास, which is known as hypothalamus. Hypothalamus is ये टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है हमारी बॉडी का। It is the part of brain which regulates the temperature. Hypothalamus किसी appropriate effector से काम लेते हुए टेम्परेचर को दोबारा नॉर्मल कर देगा। And what are the effectors in this case? The effectors are sweat glands. मिसाल के तौर पर sweat glands, वहां से पसीना आएगा, स्वेट प्रोड्यूस होगा, और उसके एवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, तो बॉडी टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो आपने नोट किया कि बॉडी टेम्परेचर इस तरह से राइज हुआ, लेकिन उसको दोबारा नॉर्मल कर दिया हाइपोथैलेमस की मदद से। हाइपोथैलेमस ने एप्रोप्रिएट फैक्टर से काम लेते हुए इसको दोबारा नॉर्मल कर दिया। सिमिलरली अगर बॉडी टेम्परेचर नीचे जाने लगे तो अब की दफा फिर कोई एप्रोप्रिएट रिसेप्टर यहां पे इन्वॉल्व होगा जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। ये रिसेप्टर अब की दफा क्या कहलाएगा? कोल्ड रिसेप्टर। जो वार्म रिसेप्टर होता है ना, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करता है, वेयर एज कोल्ड रिसेप्टर डिटेक्ट चेंजेस बिलो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब ये जो रिसेप्टर, इससे इंफॉर्मेशन फिर दोबारा कहां पे जाएगी? टू द कंट्रोल सेंटर, और यहां पर भी कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस है, द पार्ट ऑफ ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस ये दोनों केसेस में कंट्रोल सेंटर का रोल प्ले कर रहा है। हाइपोथैलेमस अब की दफा क्या करेगा? ये किसी एप्रोप्रिएट इफेक्टर से काम लेते हुए, मसलन वो इफेक्टर इस दफा क्या हो सकता है? वो इफेक्टर इस दफा मसल्स हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो हमारे एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं वो हो सकते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, शिवरिंग होगी, शिवरिंग से हीट पैदा होगी और बॉडी टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपने ये थर्मोरेगुलेशन की एक सिंपल सी एग्जांपल ली है। हम इस चैप्टर के एंड पर थर्मोरेगुलेशन को बहुत डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। यहां पर आपको बस ब्रीफ एग्जांपल के जरिए ये समझाया कि देखो ये एक होम्योस्टेसिस की टाइप है थर्मोरेगुलेशन। तो इसमें आपने नोट किया कि जो अभी आपको जर्नल मैकेनिज्म बताया था, बिल्कुल वही मैकेनिज्म यहां पर अप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये इसी चीज को देखते हुए ना आजकल जो मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल डिवाइसेस बनाई जाती हैं, तो वहां पर भी आपको ये इसी तरह का मैकेनिज्म नजर आएगा। मिसाल के तौर पर इंक्यूबेटर ये दरअसल लेबोरेटरी के अंदर यूज होने वाला एक अपरेटस है, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बायोलैब, या इसके अलावा और भी बहुत सारे कामों में ये इस्तेमाल होता है। इंक्यूबेटर बेसिकली ये एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम है। इसके अंदर जो टेम्परेचर आप सेट कर दें ये उसको मेंटेन करता है।
इंक्यूबेटर ये बिल्कुल इस तरह से एक चैम्बर होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर आपने देखा है ना, फ्रिज, तो रेफ्रिजरेटर की तरह ये एक चैम्बर है। लेकिन इसमें खसूसियत ये है कि आप इसका जो टेम्परेचर सेट कर देंगे ये उसके ऊपर अपने आप को मेंटेन रखेगा। और इसको किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये पोल्ट्री फार्म्स के अंदर जो अंडों में से चूजे निकाले जाते हैं ना, तो अंडों को इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 21 दिनों के लिए, और आफ्टर 21 डेज आप देखेंगे कि वो अंडों में से चूजे निकल आएंगे। असल में ये इंक्यूबेटर ने क्या किया है, ये चूजा नहीं बनाया, बल्कि इंक्यूबेटर ने जस्ट उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया है। और वो टेम्परेचर, हालांकि नेचुरली वो जो मदर हैन होती है ना, वो उसके ऊपर अंडों के ऊपर आकर बैठती है और वो अपनी जिस्म की जो गरमाइश है वो अंडों को देती है, और इस तरह से तब भी ये अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। और ये काम हम इस तरह इंक्यूबेटर में भी कर सकते हैं। या इसके अलावा और किस मकसद के लिए यूज हो सकता है कि लेबोरेटरी में जब हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी खास टेम्परेचर के ऊपर करना होता है ना, तो ऐसी सूरत में हम वो एक्सपेरिमेंट इंक्यूबेटर के अंदर सेट करते हैं। इंक्यूबेटर में टेम्परेचर सेट करके वो एक्सपेरिमेंट इसके अंदर रख देते हैं, और इस तरह से आप देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है। तो टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है ये बेसिकली इंक्यूबेटर। मिसाल के तौर पर हमने ये इस इंक्यूबेटर में टेम्परेचर सेट किया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर यहां पर आप इसको सपोज कर लो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हमने सेट किया है। तो इसका टेम्परेचर सेट पॉइंट मिसाल के तौर पर अगर हमने जो भी रखा है इसका, जैसे 25 रखा है तो वो इसका सेट पॉइंट बन गया है। अगर आपने ये सेट पॉइंट इसका 37 रखा है तो वो सेट पॉइंट बन गया है। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज ये इसका सेट पॉइंट है। अब इस सेट पॉइंट में जब चेंज आएगा, यानी टेम्परेचर अप या डाउन होगा, तो क्या होगा, ये इस तरह से इम्बैलेंस हो जाएगा, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया इम्बैलेंस होना। तो इस तरह से ये भी इम्बैलेंस हो सकता है। टेम्परेचर या तो नीचे जा सकता है और या ऊपर जा सकता है। अगर ये टेम्परेचर मिसाल के तौर पर यहां ऊपर चला जाए, देन व्हाट विल हैपन, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, सेंसर। एंड व्हाट इज दैट सेंसर, वो रिसेप्टर क्या चीज है, वो सेंसर या रिसेप्टर एक्चुअली थर्मोमीटर है। उसे क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। यहां पे एक थर्मोमीटर इंस्टॉल्ड है, और ये थर्मोमीटर जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो फौरन ये स्टिमुलेट हो जाएगा और ये इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा टू कंट्रोल सेंटर। एंड व्हाट इज कंट्रोल सेंटर इन दिस केस, इन दिस केस द कंट्रोल सेंटर इज थर्मोस्टेट। एक डिवाइस इसके अंदर लगी होती है, थर्मोस्टेट। तो ये जो थर्मोस्टेट है इसको इंफॉर्मेशन जाएगी, और थर्मोस्टेट इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके क्या करेगा, स्विच ऑफ द हीटिंग यूनिट। जो हीटिंग यूनिट इसके अंदर लगा हुआ ना, हीट पैदा करने वाला कोई अपरेटस लगा हुआ है, उसको स्विच ऑफ कर देगा। और दूसरा स्विच ऑन द कूलिंग यूनिट। जो इसके अंदर कूलिंग यूनिट लगा हुआ है उसका स्विच ऑन कर देगा। अब देखो वो ठंडक पैदा करने वाला यूनिट ऑन हो गया, यानी इसमें कोई एयर कंडीशनिंग यूनिट लगा हुआ है वो ऑन हो गया है, ठंड पैदा होने लग गई है, और हीटिंग यूनिट ऑफ हो गया है। तो इस तरह टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल पे जा रहा है। अगर ये 25 पे पहुंच गया तो फिर क्या होगा, अगर ये 25 से ज्यादा नीचे चला जाता है तो एक बार फिर ये डिटेक्ट होगा बाय रिसेप्टर। एंड व्हाट इज द रिसेप्टर इन दिस केस, हाँ भाई इस केस में क्या रिसेप्टर, सोचो ना क्या होगा रिसेप्टर। मैंने अभी आपको यहाँ पे रिसेप्टर क्या बताया, यहां पे भी थर्मोमीटर रिसेप्टर के तौर पर एक्ट कर रहा है। थर्मोमीटर और थर्मोमीटर इस बार भी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा टू द थर्मोस्टेट, जो कि इंटरप्रेटिंग सेंटर है। और थर्मोस्टेट क्या करेगा, थर्मोस्टेट दोबारा फिर किसी फैक्टर को स्टिमुलेट करता है, और फैक्टर अगेन यही है। लेकिन अब क्या होगा, स्विच ऑफ कूलिंग यूनिट। अब जो कूलिंग यूनिट है उसका स्विच ऑफ कर दिया गया है, लेकिन स्विच ऑन हीटिंग यूनिट।
हीटिंग यूनिट को ऑन कर दिया गया ताकि हीट प्रोड्यूस हो बजाय ठंड के, और टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल पे आ जाए। तो आपने बड़ा गौर किया कि ये जो इंक्यूबेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले होम्योस्टैटिक प्रिंसिपल्स की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो उम्मीद है कि अब आपको इन दोनों एग्जांपल्स पढ़ने के बाद जो मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस है बहुत वाज़ेह तौर पर वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस क्या होता है? आपने कहना है कि ये कंट्रोल सिस्टम के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है इसका मैकेनिज्म, और कंट्रोल सिस्टम 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। तो तीनों कंपोनेंट्स का अलग अलग रोल था। रिसेप्टर इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, कंट्रोल सेंटर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, और इफेक्टर एक रिस्पॉन्स राइज करता है। तो आपने ये सारा वर्किंग प्रिंसिपल एक लिविंग कंट्रोल सिस्टम है यानी थर्मोरेगुलेशन में देखा, और एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम यानी इंक्यूबेटर के अंदर भी देखा। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.